Hello everyone, welcome to the 8th lecture on oscillation. In 7th lecture we have studied simple pendulum जिसमें हमने simple pendulum का जो टाइम पीरियड होता है उसे चेक किया था. Then we have proved कि जो मोशन है simple pendulum का वो एक simple harmonic मोशन है. Along with that we have seen frequency, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम और सेकंड पेंडुलम के बारे में भी हमने समझा था. क्या होता है सेकंड पेंडुलम? जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है उस ऐसे पेंडुलम को हम सेकंड पेंडुलम कहते हैं. तो अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ सिंपल पेंडुलम में तो क्या फॉर्मूला निकल कर आया था? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन जी एंड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वुड बी N इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ G बाय L. ठीक है. सेकंड पेंडुलम में हमने बस बोला था कि जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकंड होता है. यही सारी चीजें थी. लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम में हमने क्या देखा था? लॉ ऑफ लेंथ, जिसमें हमने कहा था कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ इट्स लेंथ व्हेन acceleration due to gravity is constant. Law of gravity था that time period is inversely proportional to acceleration due to gravity when length of pendulum remains constant. And then we have seen law of mass जहाँ पर हमने कहा था कि टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट है, इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन मास, राइट. एंड वी हैव ऑल्सो सीन लॉ ऑफ आइसोक्रोनिज्म जहाँ पर हमने ये भी देखा था कि टाइम पीरियड जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है फॉर अ स्मॉलर एम्पलीट्यूड. चलो, इतनी सारी चीज़ें जो है वो हमने ऑलरेडी देख ली है. अब हम क्या करते हैं, सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल है सीईटी का, उसको देख लेते हैं एंड देन वी विल स्टडी एंगुलर एसएचएम. क्या दिया है न्यूमेरिकल? P and Q are fixed point in the same plane and mass m is tied by the string as shown in figure. If the mass is displayed slightly out of this plane and released, it will oscillate with time period. अब टाइम पीरियड आपको पूछा है और दिया क्या है, तो मान लीजिए ये जो है दिस इज आवर मास, राइट, एंड इट इज टाइड विथ दीज स्ट्रिंग्स, और स्ट्रिंग जो है वो P और Q पॉइंट पर कैसे है, फिक्स हो चुके हैं. 2D इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स and L is the length of the strings through which the mass is attached. And what do we have to find? We have to find that time period of oscillation. ठीक है. अब देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? T is equal to 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G. अब यहाँ पे जो L है, दिस L is लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम. और लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या होता है, तो हमने देखा है, मान लीजिए इस तरीके से अगर कोई पेंडुलम हैंगिंग पोजीशन में होता है तो सीलिंग से लेकर उसकी जो वर्टिकल हाइट होती है, राइट, अप टू इट्स सेंटर ऑफ मास, है ना, बॉब का सेंटर ऑफ मास, उसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ पेंडुलम. नाउ हियर इन दिस केस इन द गिवन प्रॉब्लम दिस लेंथ इज अ स्लैंट लेंथ, मतलब ये थोड़ी सी झुकी हुई लेंथ है, हमें ये नहीं चाहिए, वर्टिकल हाइट जो होगी वो चाहिए. यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर हमें इसको, इस वर्टिकल हाइट को ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने एक बाइसेक्टर डाल दिया है इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन को, एंड दिस रेड कलर वाला लाइन रिप्रेजेंट्स लेंथ ऑफ माई पेंडुलम. इन दैट केस हाउ डू आई फाइंड द लेंथ? तो सो इफ यू सी केयरफुली, यहाँ पर ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इस ट्रायंगल में दिस एंगल कैन बी राइट एंगल. सो यहाँ पर मैं राइट एंगल मार्क कर रहा हूँ. नाउ ये जो वर्टिकल हाइट है इसको मैं अभी x बोल रहा हूँ, द x विल बी लेंथ ऑफ माई पेंडुलम. सो L इज नथिंग बट x. फॉर्मूला वुड बिकम्स 2 पाई अंडर रूट ऑफ x अपॉन g. चलेगा. नाउ सी, अगर हमें x को फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हमें पता चलता है पाइथागोरस थ्योरम. अब देखिए जैसे ही मैंने बाइसेक्टर डाला तो ये जो 2D है वो डिवाइड हो गया इन बिटवीन D एंड D. So for this particular triangle, this dimension represents D and this is my x, and we have theta here and hypotenuse becomes length L. चलेगा. So as per Pythagoras theorem what I can write, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उसको, as per Pythagoras theorem. ठीक है. क्या होता है, hypotenuse का स्क्वायर इज नथिंग बट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स. तो एक साइड है एक्स स्क्वायर, दूसरी साइड है डी, तो अब हो गया उसका स्क्वायर. तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या निकल कर आएगा, एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. देयरफॉर एक्स वुड बी अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 इज नथिंग बट माई एक्स. तो चलो फट से डाल देते हैं. सो एक्स वुड बी टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, एक्स के बजाय मैं लिख रहा हूँ एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 अपॉन जी. सो विच फॉर्मूला मैचेस विद अवर ऑप्शंस? ऑप्शन सी देखो, ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है हमारे ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. चलेगा.
चलो आगे बढ़ते हैं एंड नाउ लेट्स सी एंगुलर एसएचएम। तो एंगुलर एसएचएम में पहले तो मैं आपको डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ के दिखाता हूँ, फिर हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। तो व्हेन इट कम्स टू एंगुलर एसएचएम इज डिफाइंड एज द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच the torque for angular acceleration is directly proportional to the angular displacement and its direction is opposite to that of angular displacement। इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दो चीजें यहाँ पर नोटिस करनी है। वन इज टॉर्क एंड अनदर इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब हमने लीनियर एसएचएम की बात करी वहां तो क्या हुआ था, मान लीजिए ये मेरे पास ऐसा पार्टिकल है and let's say it is oscillating in between two amplitude, one is positive amplitude, another is negative amplitude। होता क्या है, जब पार्टिकल मीन पोजीशन से आगे बढ़ता था और वो x डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करता था, उस समय उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स F लगता था, और डेफिनेशन में हमने समझा था कि दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंड इट्स डायरेक्शन वाज अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा बेसिक गवर्निंग इक्वेशन था और इसे ही हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ सिंपल एसएचएम। नाउ इन केस ऑफ एंगुलर एसएचएम, देखो एंगुलर एसएचएम में क्या हुआ था, लीनियर केस में जो फोर्स का काम है, यहां पर एंगुलर एसएचएम में वो काम कौन करने वाला है? टॉर्क करने वाला है, और वहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट x होता था, तो यहां पर अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पिक्चर में आने वाला है। सो एज पर डेफिनेशन क्या होने वाला है, इसको देख लेते हैं। तो मान लो मेरे पास इस तरीके से सीलिंग है और इस सीलिंग से मैं एक स्ट्रिंग को सस्पेंड कर रहा हूं, इस तरीके से मैंने इस स्ट्रिंग को सस्पेंड करके रख लिया है, और स्ट्रिंग का जो लोअर एंड है वहां पर मैं एक डिस्क को अटैच करता हूं लाइक दिस। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज अ डिस्क, ये उसकी हो गई थिकनेस। आई होप कि आप इसको देख पा रहे होंगे, राइट। इस डिस्क की कुछ एक सर्टन रेडियस वगैरह होगी। अब मान लीजिए इनिशियली डिस्क इसी पोजीशन पे है और मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर रेडियस मार्क कर रहा हूँ, एंड दिस रेडियस इज नथिंग बट आवर रेफरेंस पोजीशन। नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन दिस डिस्क इज स्टेबल देयर इज नो रोटेशन गोइंग ऑन, ऐसा हम मान लेंगे। अब मैं क्या करता हूं, पर्पसफुली इस पर्टिकुलर डिस्क को ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाता हूं। सो आई एम रोटेटिंग दिस इनटू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अप टू सर्टेन डिग्री। तो मान लीजिए इस पॉइंट तक मैंने इसे रोटेट करवाया और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज थीटा, जिसे मैं पॉजिटिव थीटा लिख रहा हूं। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव थीटा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब इस दौरान क्या हुआ होगा, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मस्ट हैव बीन ट्विस्टेड लाइक, और ट्विस्ट होने के कारण जैसे ही मैं इस थीटा तक लाकर डिस्क को छोड़ देता हूं, बिकॉज ऑफ दैट ट्विस्ट स्ट्रिंग विल अप्लाई टॉर्क इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब इस डिस्क को रोटेट करने के लिए मैंने क्या किया है, कुछ टॉर्क अप्लाई किया है, और फिर उस डिस्क को वापस अपने जो उसकी ओरिजिनल स्थिति है वहां पर लाने के लिए स्ट्रिंग ने रिवर्स डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई किया। तो हम ये कह सकते हैं कि रिवर्स डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई करने के कारण दिस पर्टिकुलर डिस्क विल ट्राई टू रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट इट विल नॉट स्टॉप to its initial position. What will happen? Because of inertia, the disk will move further in the clockwise direction and this will travel up to let's say this much angle. और ये जो पर्टिकुलर एंगल है ये भी थीटा ही होगा, बट आई एम राइटिंग दिस एज माइनस थीटा। सो वी कैन से दैट डिस्क इज नाउ ऑसिलेटिंग in between positive theta and negative theta, and this has happened because string has produced restoring torque। तो जो काम लीनियर मोशन में फोर्स का था, जो लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, एंगुलर मोशन में वो काम किसका होता है? टॉर्क का होता है, जो किसे जनरेट कर देता है? एंगुलर एक्सेलरेशन को। इसलिए फिर डेफिनेशन में ये दोनों चीजें आई थी, एंड दैट्स व्हाई टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड अगेन उन्होंने एक चीज कहा है, द डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर मैं कहूं टाउ, see I am writing here tau is the restoring torque, in that case it will be directly proportional to the theta which is my angle of displacement, but its direction would be opposite to that of, right। यही है हमारा बेसिक गवर्निंग इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। अब चलो इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे, और किसी तरीके के इस तरीके से मान लीजिए आपके पास बॉडी है
और वो अगर ऑसिलेट हो रही है तो उसका टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है उसे भी देखते हैं। सो फर्स्ट आई एम सीइंग एसएचएम का इक्वेशन, सो आई एम राइटिंग इक्वेशन ऑफ, कौन सा इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। चलो अब कैसे करना है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, बेसिक सी 2-3 लाइन में थ्योरी लिखेंगे। कंसीडर अ यूनिफॉर्म डिस्क सस्पेंडेड using string from ceiling as shown in figure such that disk is in horizontal plane, disk is in horizontal plane, चलेगा। नाउ मान लीजिए मैं एक्सटर्नली टाउ टॉर्क अप्लाई करने वाला हूं जिसके कारण थीटा डिस्प्लेसमेंट होगा। सो लेट थीटा बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देन एज पर डेफिनेशन ऑफ एसएचएम, अब हम यहां पर डायरेक्टली लिखेंगे, तो देन रिस्टोरिंग टॉर्क टाउ, इसको मैं लिख देता हूं, टी इज रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क, देयरफॉर दिस रिस्टोरिंग टॉर्क टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा, चलेगा। नाउ वी हैव टाउ इज इक्वल टू, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट रख रहे हैं, लेट दैट कांस्टेंट बी सी हियर, सो सी इनटू थीटा। तो यहां पर हम कह सकते हैं व्हाट इज सी, सी इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसे आप कह सकते हो टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको टॉर्शनल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। चलो नाउ वी हैव टाउ इज नथिंग बट आई अल्फा, हमने रोटेशनल डायनामिक्स में देखा है, जैसे फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो लीनियर मोशन में फोर्स इज एनालॉगस टू टॉर्क इन रोटेशनल मोशन एंड मास इज एनालॉगस टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, और जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है इट इज एनालॉगस विद एंगुलर एक्सेलरेशन इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। तो ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी पता है। नाउ as torque is tau is equal to I alpha, so I can put this in above equation and what it will be, I इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी थीटा, चलेगा। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर मैं ले रहा हूं, अल्फा कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज माइनस ऑफ सी थीटा एंड दिस इज डिवाइडेड बाय आई। अब यहां पर जो c बाय आई है उसको मैं सेपरेट एंटिटी मान रहा हूं एंड दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड एज अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया है, बेसिकली c अपॉन आई को ओमेगा स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर रहा है, तो यहां से ओमेगा के लिए हमारे पास एक रिलेशन आ चुका है विच इज अंडर रूट ऑफ c बाय आई, ठीक है, इसको याद रखना। यहाँ पर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से देखो, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से ओमेगा के लिए हमें एक और रिलेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, सो आई कैन राइट ओमेगा स्क्वायर एज अल्फा अपॉन थीटा, दैट इज माय ओमेगा का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं भैया ओमेगा कैन ऑल्सो बी अल्फा अपॉन थीटा। तो ये जो दोनों एक्सप्रेशन है ये हमारे रेफरेंस के लिए रहेंगे, अगर आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय उसकी जरूरत पड़ी तो हमें पता होने चाहिए। नाउ ये एक रिलेशन है, इसको मैं स्टार मार्क करके रख रहा हूं या फिर इक्वेशन नंबर 1 कह सकता हूं, चलेगा। सो दिस इज माई इक्वेशन 1। अब हमें यह पता है कि अल्फा क्या होता है, अल्फा इज नथिंग बट डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो जैसे a इज नथिंग बट डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, वैसे अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वुड बी द फॉर्मूला, एंड दैट्स व्हाई I can write d square theta upon dt square would be equal to minus of omega square theta, and lastly we will have d square theta upon dt का square plus omega square theta is equal to 0, and this is the required differential equation. So ये है भैया हमारा differential equation of angular SHM, चलेगा। अब देखो यहां तक तो हम पहुंच गए। इफ वी नीड टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम, तो वो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं, यहां पर मैं ऊपर लिख रहा हूं एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड,
तो हमें पता है क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा होता है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन के हिसाब से t वुड बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट में देखो आप दो टर्म्स यूज कर सकते हो, आइदर यू कैन यूज c बाय आई और अल्फा बाय थीटा, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप उसको रख लेना। फिलहाल मैं यहाँ पर c अपॉन आई लिख रहा हूँ, सो c अपॉन आई, देन t वुड बी इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ आई अपॉन सी, आई अपॉन सी, चलेगा। दिस इज द एक्सप्रेशन। ना अगर कोई आपसे पूछे फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है भैया, हमें पता है फ्रीक्वेंसी n इज नथिंग बट 1/t होता है, देयरफॉर आप टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ले लो, दैट वुड बी n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ c अपॉन, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी, चलेगा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू सी, we have to study the expression for time period of a bar magnet's oscillation when it is placed in a uniform magnetic field। देखो एक काम करते हैं, इसको मैं एक आपको स्केच के थ्रू समझा के देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक बड़ा सा मैग्नेट है जिसका ये है नॉर्थ पोल, राइट, एंड लेट से इससे थोड़ा दूर है इसका साउथ पोल। हम जानते हैं भैया नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में क्या ट्रेवल कर रही होगी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करी होगी। तो इस तरीके से इनके बीच में है मैग्नेटिक फील्ड। नाउ यहां पर मैं एक बार मैग्नेट लेता हूं, ऐसे इस तरीके से एक बार मैग्नेट लिया है और इस बार मैग्नेट को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूंगा। अब बार मैग्नेट में हमें पता है दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एंड एक साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ पोल को, नॉर्थ वाला जो मैग्नेटिक फील्ड जिसके कारण प्रोड्यूस हुई है, वो नॉर्थ पोल इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। Similarly, ये जो साउथ पोल है, this will repel the south pole of this bar magnet, due to which what will happen, this particular bar magnet will change its position। और जब वो पोजीशन चेंज होगा करेगा तो वो क्या करेगा, बेसिकली अपने आप को अलाइन कर लेगा इस तरीके से कि बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल की तरफ चले जाए और साउथ पोल जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ चले जाए। तब हम कह सकते हैं कि दिस बार मैग्नेट इज नाउ एट इक्विलिब्रियम और इट इज स्टेबल, चलेगा। अब मैं फिर से क्या करता हूं, जो हमारा स्टेबल बार मैग्नेट था उसे फिर से डिस्प्लेस कर देता हूं। कैसे डिस्प्लेस करता हूं, तो उसमें एक एंगल क्रिएट करता हूं। कैसे, देखो यहां पर मान लीजिए मेरे पास दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल एंड लेट से दूर कहीं तो है भैया साउथ पोल, दिस इज साउथ पोल, ठीक है। इनके बीच में जा रही होगी मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से समझो, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है वो पैरेलल लाइंस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली है एंड दिस पैरेलल लाइंस दे बेसिकली रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और चूंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आप वेक्टर बी लिख सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है वो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, इतना आपको याद रखना है, आगे काम आएगा। इसे आप टेस्ला भी लिख सकते हो, चलेगा। अब देखो यहां पर मैंने फिलहाल जो पहले मैग्नेट लिया था उसे स्टेबल पोजीशन पे देखा था, ऐसे वो स्टेबल हो चुका था, राइट। अब हम क्या कर लेते हैं, इस पर्टिकुलर मैग्नेट को थोड़ा सा रोटेट करवाएंगे। सपोज मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाता हूं, तो रोटेट करने के बाद ये कैसे दिखेगा, इट वुड लुक लाइक दिस। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसा हम इसको रोटेट करवाएंगे। जब ये रोटेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इसका जो लीनियर एक्सिस है, मतलब अलोंग द लेंथ बार मैग्नेट का जो एक्सिस है, उसने कितना एंगल बनाया है, थीटा एंगल बनाया है। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये नॉर्थ पोल को रिपेल करना स्टार्ट करेगी और यहां से साउथ पोल को टुवर्ड्स द नॉर्थ अट्रैक्ट करना शुरू करेगी, जिसके कारण बेसिकली फोर्सेस लगेंगे इसके पोल पर। हम जानते हैं ना बार मैग्नेट में स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहां पर होती है, पोल्स पर होती है। पोल ही तो हमारे मैग्नेटिक पोल्स कहलाते हैं, नॉर्थ साउथ, इन पर लगता है फोर्स। चूंकि ये जो दोनों फोर्सेस है ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो इससे क्रिएट होता है एक टॉर्क। इस टॉर्क को हम बोलेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय दैट मैग्नेटिक फील्ड इन विच द बार मैग्नेट इज प्लेस्ड एंड was given some angular displacement। रिस्टोरिंग टॉर्क के कारण क्या होता है, ये जो बार मैग्नेट है ये खुद को अलाइन करने के लिए
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होना स्टार्ट होगा, बट बिकॉज ऑफ इनर्शिया अगेन इट विल मूव फर्दर और फिर से वो ऐसे अलाइन हो जाएगा इस तरीके से, और यहां पर आने के बाद फिर से उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगेंगे, जिस कारण वो फिर से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, और इस तरीके से ये पर्टिकुलर बार मैग्नेट क्या करेगा, एसएचएम परफॉर्म करेगा। कौन सा एसएचएम, एंगुलर एसएचएम। तो इसी बार मैग्नेट के एंगुलर एसएचएम का हमें टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी आज पता करनी है। और दूसरा, जब ये इस बार मैग्नेट को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो एक्सटर्नल जो यहाँ पर रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है, उस रिस्टोरिंग टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है उसे भी फाइंड करते आना चाहिए, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो फिलहाल मैं क्या कर लेता हूँ, बेसिक सी थ्योरी जो है उसे लिख लेता हूँ। अच्छा, बार मैग्नेट के बारे में एक दो चीजें और मैं बता देता हूँ। मान लो दिस इज अवर बार मैग्नेट। हम जानते हैं किसी भी बार मैग्नेट में उसके जो पोल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होते हैं, है ना। एक बार मैग्नेट में जो पोल्स होते हैं बार मैग्नेट के, वो कभी भी एज पर नहीं दिए जाते, एज से थोड़ा अंदर उसका लोकेशन होता है, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है बार मैग्नेट के वो थोड़ा सा एज से अंदर है। जो बार मैग्नेट की लेंथ होती है, इट इज द लेंथ बिटवीन दिस टू पोल्स एक्चुअली, विच इज गिवन बाय ट्वाइस ऑफ एल। अब लेंथ तो जनरली एल से रिप्रेजेंट कर सकते थे, यहाँ पर ट्वाइस एल क्यों यूज किया है, तो इसका रीजन आपको जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे समझ में आएगा। बेसिकली बस इतना याद रखो, मैग्नेटिज्म से जुड़े जो कैलकुलेशंस करने होते हैं वहां पर इजी हो जाए, थोड़े कैलकुलेशंस, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए, इसके लिए हम लेंथ को एल ना लिखते हुए ट्वाइस ऑफ एल लिखते हैं। फिलहाल इतना काफी है। दूसरी चीज, ये जो पोल्स होते हैं उनकी एक स्ट्रेंथ होती है। मान लीजिए मेरे पास दो बार मैग्नेट है, हो सकता है उसमें से एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिज्म शो करता हो, तो ये जो स्ट्रांग प्रॉपर्टी है किसी बार मैग्नेट की, वो कितना स्ट्रांग है ये डिपेंड करता है उसके पोल स्ट्रेंथ पर। पोल स्ट्रेंथ को हम क्यू सफिक्स एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जैसे नॉर्थ पोल अगर होगा तो उसके पास भी क्यू एम पोल स्ट्रेंथ है, और अगर साउथ पोल है तो उसके पास भी क्यू एम पोल स्ट्रेंथ है। इसी तरीके से जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर भी आप देखोगे, अगर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रहेंगे, मान लीजिए कोई एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू, दूसरा एक नेगेटिव चार्ज है क्यू, तो उनके बीच के सेपरेशन को हम कहते हैं टू टाइम्स ऑफ आर, टू टाइम्स ऑफ आर। ये भी किस लिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो दो पर्टिकुलर चार्जेस है दो अपोजिट पोल की तरह काम कर रहे हैं, और उनके बीच के लेंथ को हम ट्वाइस ऑफ आर, जैसे यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एल लिखा है ना, वैसे ही ट्वाइस ऑफ आर लिखते हैं, क्योंकि आगे चल के इस पर भी डायपोल वाले कॉन्सेप्ट लगते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 11th में ये हमारा बेसिक्स हो चुका है, फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक बार रिवाइज करके दे रहा था। तो हमने समझा है कि वी हैव अ बार मैग्नेट हैविंग लेंथ ट्वाइस ऑफ एल, right? So we have bar magnet having length twice of L, and secondly its pole strength is given by Qm. Now जब इस बार मैग्नेट को मैं इसके अंदर रखूंगा एंड उसको अगर कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं तो इट विल लुक लाइक दिस। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा मुझे, ठीक है। और इसका जो लीनियर एक्सिस है उसने जो एंगल बनाया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ वो है एंगल थीटा। ये भी एंगल थीटा है, नीचे भी मैं एंगल थीटा दिख रहा हूं, और जो लेंथ है मैग्नेटिक लेंथ, बेसिकली इट इज ट्वाइस ऑफ एल, so this is given like this. So 2L is the magnetic length of that particular bar magnet. दूसरी और एक चीज, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो वर्टिकल लाइन है, दिस वर्टिकल लाइन इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। कौन से फोर्सेस? तो जैसे मैंने कहा इस बार मैग्नेट को हमने सम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देकर अगर इस तरीके से रखा है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उन पर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। तो सपोज दिस इज अ नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल विल बी रिपेल्ड एंड साउथ पोल विल बी अट्रैक्टेड। ये जो फोर्स लग रहा होता है मैग्नेटिक फोर्स, वो कितना होता है? सो मैग्नेटिक फोर्स F इज गिवन बाय पोल स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। सो Qm इंटू बी इज द मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां मैं मैग्नेटिक फोर्स ड्रॉ कर रहा हूं F से। सो F इज अ मैग्नेटिक फोर्स, दिस F। तो मान लीजिए ऊपर वाला जो पोल है वो नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल को रिपेल कर रहा है, और साउथ पोल को क्या कर रहा होगा फिर? दैट वुड बी अट्रैक्टेड। नाउ F का मैग्नीट्यूड क्या है? Qm इंटू बी। ऊपर भी उतना ही है, F इज इक्वल टू Qm इंटू बी। इसे आपको याद रखना है ना। अब हम क्या कर लेते हैं, बेसिक सी जो थ्योरी है उसे लिख लेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। कंसीडर अ बार मैग्नेट
by magnet of magnetic length twice of L is placed in uniform magnetic field. Uniform magnetic field B as shown in figure. चलेगा. Now, if theta is angular displacement of bar magnet, then उसके बाद क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है. देन मैग्नेटिक फोर्स इज अप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड, which is given by, हम जानते हैं भैया मैग्नेटिक फोर्स इज नथिंग बट QM इंटू बी. चलेगा, डायरेक्ट ही लिख लेते हैं QM इंटू बी. दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स. नाउ अब ध्यान से देखो. नाउ ड्यू टू अपोजिट एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स on the poles of bar magnet, we can see here restoring torque is now applied by whom? By magnetic field. तो यहां पर इन दो फोर्स के कारण एक टॉर्क जनरेट हो रहा है और ये टॉर्क का काम होगा कि मैग्नेट की जो पोल्स है उनको फिर से अलाइन करना. इतना याद रहेगा आपको. और ये जो पर्टिकुलर दो फोर्सेस है इनके बीच के डिस्टेंस की मैं बात कर रहा था जब भी. अब ये डिस्टेंस कितना होगा तो ध्यान से देखो. वी हैव दिस लेंथ ट्वाइस ऑफ एल, दिस इज एंगल थीटा, जैसे यहाँ पे था वही एंगल थीटा है. अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ यहाँ टॉप पॉइंट से यहाँ नीचे तक, तो दिस इज द वर्टिकल लाइन विच शोज डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फोर्सेस. और इस पर्टिकुलर लाइन का जो डायमेंशन है वो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, तो इस पार्ट को एज अ ट्रायंगल कंसिडर करके. तो मान लो जस्ट फॉर आवर रेफरेंस दिस लेंथ इज ट्वाइस ऑफ एल, this is my theta. In that case this vertical line would be, if suppose it is x, so I can write sin theta is x upon hypotenuse is twice of L, right? तो x would be twice of L sin theta. ऐसे मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ. So I am directly writing up here that this particular distance between the two forces is given by, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ऐसे डैश लाइन मार्क कर रहे हैं, this is given by ट्वाइस ऑफ L साइन थीटा. चलो इतना हो गया ना. अब ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, जो रिस्टोरिंग टॉर्क की हम बात कर रहे हैं, उसे मैं कैसे लिख सकता हूं. देखिए, वी नो दैट रिस्टोरिंग टॉर्क टाउ इज नथिंग बट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो जो फोर्सेस होते हैं, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है टॉर्क. सो सी हियर टॉर्क टाउ इज गिवन बाय फोर्स. कितना है भैया हमारे पास, यहाँ पे देखिए फोर्स है ना, QM इंटू बी. सो QM इंटू बी मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ट्वाइस ऑफ L साइन थीटा. बिटवीन टू फोर्सेस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ट्वाइस ऑफ L साइन थीटा. यहाँ पर मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ. आई एम राइटिंग QM इंटू ट्वाइस ऑफ L टुगेदर and what we are left with is b into sin theta. अब ध्यान से देखो, QM इंटू ट्वाइस L ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. कई बुक में इसे m से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर. ठीक है, इसको याद रखना है. सो QM इंटू ट्वाइस L को आई एम राइटिंग
tau is equal to qm into twice L is mu, that is magnetic dipole moment multiplied by we have b sin theta, b sin theta. तो टॉर्क का जो एक्सप्रेशन आया है विच इज अप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड अपॉन दैट पर्टिकुलर बार मैग्नेट इज गिवन बाय म्यू बी साइन थीटा, वेयर यहाँ पे आपको लिख लेना है म्यू इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कभी कभी उसे सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं। एनीवे, अगर मान लो थीटा बहुत छोटा है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा स्मॉल रहा तो हम जानते भैया साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इन रेडियंस, देयरफॉर द अबव एक्सप्रेशन विल बिकम टाउ इज इक्वल टू म्यू बी थीटा। रहेगा, याद रहेगा। चलो, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसे मैं 1 मार्क करके छोड़ रहा हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी ऑलरेडी हैव कि टाउ जो है, टाउ इज नथिंग बट आई अल्फा, तो टाउ के दो एक्सप्रेशन हो गए फिर, म्यू बी साइन थीटा एंड टाउ इज नथिंग बट आई अल्फा। तो इस आई अल्फा को अगर मैं ऊपर वाले इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा फिर, आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू म्यू बी थीटा। कैन आई राइट अल्फा इज इक्वल टू म्यू बी अपॉन आई, और यहां पर इसे हम लिख रहे हैं थीटा। चलेगा। अब ध्यान से देखो, अल्फा जो होता है, अल्फा इज बेसिकली ओमेगा स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। याद आ रहा है क्या आपको, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा कहां पर देखा था हमने, यस ये देखिए, जब हमने एंगुलर एसएचएम का इक्वेशन पढ़ा था तो वहां पर था ना अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा। सो मैग्नीट्यूड वाइज अल्फा इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर थीटा मैं बिल्कुल रख सकता हूं, तो यहां उसे सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, सो थोड़ी देर के लिए इसे हम मिटा देते हैं और डायरेक्टली वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। सो अल्फा इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर थीटा दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इज इक्वल टू म्यू बी अपॉन आई इंटू थीटा। तो भैया थीटा थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर थीटा कैंसिल हो गया तो व्हाट वी आर हैविंग, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू बी अपॉन आई, बट हम जानते हैं ओमेगा इज व्हाट 2 पाई बाय टी। सो एक काम करो, पहले ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू बी अपॉन आई हो गया, बट ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, सो दिस वुड बी अंडर रूट ऑफ म्यू बी अपॉन आई। दस टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, क्या लिख सकते हैं, टी पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन म्यू बी। So this is the expression for time period for a bar magnet which is oscillating when placed in a uniform magnetic field. अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता करना है तो फ्रीक्वेंसी इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ टाइम पीरियड विच वुड बी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू बी अपॉन आई। ध्यान से देखना बेटा, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको पता होना चाहिए आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट पर्टिकुलर बार मैग्नेट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे कैलकुलेट करते हैं, so I is nothing but for any bar magnet it is actually m l square by 12। अगर ये मेरा बार मैग्नेट है, इसकी ये हुई लेंथ, दिस इज द लेंथ, सो एम एल स्क्वायर बाय 12। अगर ब्रेड भी आपको पिक्चर में लेना है, सो द फॉर्मूला विल बिकम एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो डिपेंड करता है लेंथ पिक्चर में आ रही है या नहीं आ रही है, वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल वेरी करेगा, बट बाय एंड लार्ज एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 12 या फिर एम एल स्क्वायर बाय 12 आप यूज कर सकते हो। चलेगा, तो इस तरीके से आपका बार मैग्नेट है, तो इस पर्टिकुलर एक्सिस के रिगार्डिंग वो घूमता है ना ऐसे, तो ये एक तरीके से रॉड हो गया जिसके सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अराउंड वो बार मैग्नेट अगर घूम रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखते हैं एम एल स्क्वायर बाय 12। चलो, इतनी सारी बातें हैं जो हमने देख ली है। तो क्या क्या देखा अभी तक हमने, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, राइट। तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले हम सॉल्व एग्जांपल से आगे बढ़ेंगे। एग्जांपल 5.12 क्या दिया है, अ बार मैग्नेट ऑफ मास 120 ग्राम in the form of a rectangular parallel pipe has dimension length is 40 mm, breadth is 10 mm। तो मैं एक एक चीजें यहाँ पर लिख रहा हूँ। We have been given, क्या दिया है हमारे पास, मास देकर रखा है which is 120 ग्राम। so 120 ग्राम is how much, 120 into 10 to the power minus 3 kg।
देन उसकी लेंथ और ब्रेड देकर रखी है. सो एल इज 40 mm, दैट इज 40 इंटू 10⁻³ मीटर, एंड ब्रेड इज हाउ मच, 10 mm, सो 10 इंटू 10⁻³ मीटर चलेगा. और उसकी हाइट भी देकर रखी है, h इज इक्वल टू 80 mm, सो 80 इंटू 10⁻³ मीटर. आगे बढ़ेंगे. सो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. देन विद द डायमेंशन h वर्टिकल. अब इसका मतलब क्या हुआ, तो मान लीजिए ये पोल्स है मैग्नेट के, ठीक है, ये दो मैग्नेट के पोल्स है और इनके बीच में हमारा बार मैग्नेट को रखा है. सो ये जो थिकनेस थी बार मैग्नेट की, इसको उन्होंने कहा है हाइट, और इस तरीके से इसको रखा है. इस तरीके से अगर इसको रखेंगे और जब ये रोटेट होगा बार मैग्नेट, तो हमारे लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस कौन से होंगे, सिर्फ इसकी लेंथ और इसकी ब्रेड्थ. हाइट हमारे लिए मैटर नहीं करेगी. बस इतना समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो हाइट को हमें छोड़ देना है. ना with the dimension h vertical, magnet performs angular oscillations in the plane of magnetic field with period pi second. तो टाइम पीरियड भी देकर रखा है, t is equal to pi second. आगे, if its magnetic moment is 3.4 ampere meter square, now this magnetic moment mu, it is given by 3.4 ampere meter square. Lastly we have been asked to determine the influencing magnetic field, और हमें क्या फाइंड करना है भैया, B फाइंड करना है. सो वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है. चलो अब कैसे फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो एक तो हमारे पास टाइम पीरियड उन्होंने देकर रखा है, तो टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I अपॉन म्यू B. म्यू इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. यहाँ पर हम B को फाइंड कर सकते हैं. कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर मैं मान लीजिए t स्क्वायर करता हूँ, तो दैट वुड बी 4 टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय I अपॉन म्यू B. तो B आ गया इधर, दैट वुड बी 4 पाई का स्क्वायर इंटू I डिवाइडेड बाय म्यू इंटू t का स्क्वायर. चलेगा ना. सो B इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर. हाउ मच इज I, अब देखो I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने निकाला है क्या अभी नहीं, तो यहाँ पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं. तो भैया I इज फॉर दैट बार मैग्नेट इट वुड बी m l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12. ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे. तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, अलग पेज पर ही इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ. सी, यहाँ पर इसको फॉर्मूले को हम 1 करके छोड़ देंगे और I को कैलकुलेट करेंगे. सो I इज इक्वल टू m l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12. चलो मास कितना दिया है भैया, 120 ग्राम. सो 120 इंटू 10⁻³ इंटू लेंथ इज हाउ मच, 40 इंटू 10⁻³ और ब्रेड्थ इज 10 इंटू 10⁻³. तो 10⁻³ में कॉमन ले सकता हूँ, राइट. तो दैट वुड बी 40 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इंटू 10⁻³ का स्क्वायर वुड बी 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 12. तो 12 1 जा 12, 12 10 जा 120, दैट वुड बी 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁻6 इंटू 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सो दैट वुड बी 1600 प्लस 100, राइट. यस, 10 का स्क्वायर इज 100. तो ये आ गया 1700, दैट इज 17 इंटू 10⁻². बचा है 10⁻² इंटू 10⁻6, 10⁻², 10⁻² कैंसल. सो वी हैव 17 इंटू 10⁻6 kg मीटर स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. सो वी विल हैव देन B इज इक्वल टू, क्या था इक्वेशन, 4 पाई स्क्वायर इंटू I, 4 टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर इंटू I इज 17 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय, वी हैव म्यू इंटू टी का स्क्वायर, म्यू इज 3.4 इंटू टाइम पीरियड कितना दिया है भैया, पाई सेकंड. यस, तो पाई का स्क्वायर लिखना पड़ेगा. अब देखो पाई स्क्वायर कैंसल. वी नो this is 17, 17 2 जा 34, so this is 0.2, right. 0.2 1 जा 0.2, 2 into 2 is 4, that is 20 times, right. so ये हो गया 20
into 10 to the power -6 वेबर पर मीटर स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. याद रहेगा आपको. सो वी हैव फाउंड 20 into 10 to the power -6. यू कैन सिंपली राइट दिस एज 2 into 10 to the power -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर एज वेल, डेसिमल शिफ्ट करके चलेगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है. टू मैग्नेट्स विद द सेम डायमेंशन एंड मास but of magnetic moment mu1 and mu2 are jointly suspended in the Earth's magnetic field so as to perform angular oscillation in the horizontal plane. When their like poles are joined together, the period of their angular SHM is 5 seconds. Find the period of angular SHM when unlike poles are joined together. अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है असिस्ट एंड अपोज वाला. हमने देखिए टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला निकाला था. यहाँ पर मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल रहा हूँ. T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या आया था, I अपॉन म्यू बी. हमने बोला था म्यू इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, या सिंपली आप इसको मैग्नेटिक मोमेंट भी लिखते हो, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट चलेगा. अब देखो एक होता है असिस्ट पोजीशन. ये असिस्ट पोजीशन क्या है, असिस्ट पोजीशन यहां पर हम दो मैग्नेट को एक साथ ज्वाइन करके रखते हैं. और कैसे ज्वाइन करते हैं, तो मान लीजिए दिस इज द फर्स्ट मैग्नेट, ठीक है, इसका दिस इज नॉर्थ पोल दैट इज साउथ पोल. इसको मैं दूसरे और एक मैग्नेट से टाई कर दूं, ऐसे इस तरीके से बांध दूं. और बांधा भी ऐसे है कि जो सेकंड मैग्नेट है उसके नॉर्थ पोल को पहले के नॉर्थ पोल से और साउथ पोल को पहले के साउथ पोल से अगर अटैच किया है तो ये कहलाई जाती है असिस्ट पोजीशन. असिस्ट पोजीशन में होता क्या है, अगर पहले मैग्नेट का डायपोल मोमेंट म्यू1 है, दूसरे का म्यू2 है, तो जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है इट इज एक्चुअली सम ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स ऑफ द टू. देयरफॉर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, 2 पाई अंडर रूट ऑफ I अपॉन म्यू1 प्लस म्यू2 इंटू बी. तो ये सारा फॉर्मूला होगा टाइम पीरियड का. कैसी पोजीशन में, असिस्ट पोजीशन में, व्हेन लाइक पोल्स आर ज्वाइंट टुगेदर. एंड वन अनदर देयर इज अ पोजीशन कॉल्ड एज अपोज पोजीशन. अब अपोज पोजीशन में क्या होता है समझते हैं. यहां पर अगर पहले मैग्नेट का, मैं इसको आपको ड्राइंग करके बताऊं स्केच, तो मान लो दिस इज अ नॉर्थ पोल, सो द नॉर्थ पोल विल बी ज्वाइंड विथ साउथ पोल ऑफ अदर मैग्नेट, ठीक है, और साउथ विल बी ज्वाइंड बाय नॉर्थ पोल ऑफ दैट पर्टिकुलर अदर मैग्नेट. तो यहाँ पर अगर पहले का डायपोल मोमेंट म्यू1 है, दूसरे का डायपोल मोमेंट म्यू2 है, तो नेट डायपोल मोमेंट इज यू कैन राइट म्यू1 माइनस म्यू2. तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है उसमें हो जाएगा T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I अपॉन म्यू1 माइनस म्यू2 इंटू बी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड. चलेगा. तो ये अपोज और असिस्ट पोजीशन है, इसका हमें यूज करना है व्हाइल सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. यहां पर देखो क्या बोला है उन्होंने, व्हेन वी रीड द प्रॉब्लम, इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट्स देकर रखे हैं दोनों मैग्नेट के. सो आई एम राइटिंग द गिवन डेटा. म्यू1 इज इक्वल टू 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर एंड म्यू2 विच इज डायपोल मोमेंट ऑफ अनदर मैग्नेट इज 50 एम्पियर मीटर स्क्वायर. उन्होंने आगे बोला है when their like poles are joined together period of their angular SHM is 5 सेकंड. तो अगर फर्स्ट केस म्यू1 प्लस म्यू2 अगर होता है तब टाइम पीरियड को अगर मैं T1 लिखता हूं इट इज इक्वल टू 5 सेकंड. एंड सेकंड व्हाट दे हैव आस्क्ड, फाइंड द पीरियड ऑफ एंगुलर SHM व्हेन देयर अनलाइक पोल्स आर ज्वाइंड टुगेदर. तो अनलाइक पोल्स जब ज्वाइन करते हैं तो नेट डायपोल मोमेंट क्या होती है, म्यू1 माइनस म्यू2, एंड देन दैट टाइम पीरियड वुड बी लेट्स से T2. और इस T2 को हमें क्या करना है, फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करेंगे, सो हम जानते हैं भैया T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I अपॉन होता है म्यू बी. अब देखो म्यू1 प्लस म्यू2 या म्यू1 माइनस म्यू2 होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड सेम है, ठीक है, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट जो है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम ही होगा, 2 पाई वैसे भी कांस्टेंट है. तो यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि T इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ म्यू, राइट. इस हिसाब से T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू1 प्लस म्यू2 हो सकता है या म्यू1 माइनस म्यू2 भी हो सकता है. तो चलो अब हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले फॉर फर्स्ट इंस्टेंस आई एम राइटिंग T1 is directly proportional to 1 upon under root of म्यू1 प्लस
म्यू टू, बी भी हट गया, आई भी हट गया क्योंकि सारी चीजें कांस्टेंट है। एंड सेकंडली T2 is directly proportional to 1 upon under root of mu1 minus mu2। तो हमें फाइंड क्या करना है, T2 फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, T2 को T1 से डिवाइड कर देते हैं। T2 अपॉन T1 वुड बी, एक अंडर रूट को कंबाइन कर लो, चूंकि इनवर्स रिलेशन है तो ये T1 का T1 के लिए जो mu1 mu2 है वो ऊपर आ जाएगा। सो T1 प्लस सॉरी mu1 प्लस mu2, और नीचे क्या आएगा फिर mu1 माइनस mu2। चलेगा ना। T1 की वैल्यू देकर रखी है, कितनी देकर रखी है उन्होंने, 5। तो इट इज सिंपली T2 अपॉन 5 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ mu1 इज 100, 100 प्लस 50 इज 150 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 50 इज 50। सो क्या हुआ यहाँ पे देखो, 51 जा 50 एंड 53 जा 150। सो T2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ √3 सेकंड। और अगर आपको इस फर्दर सॉल्व करना है तो T2 वुड बी इज इक्वल टू 5 इंटू √3 इज हाउ मच, 1.73। 1.73 करो, चलो क्या आ जाएगा। तो देखो T2 इज इक्वल टू 5 3 जा 18, सॉरी 5 3 जा 15, सो वी हैव 5 देन 1, 7 इंटू 5 इज 35, 35 प्लस 1 इज 36, देन 6 का आ गया डेसिमल यहाँ पे, फिर बचा है 3, 5 1 जा 5 प्लस 3 इज 8। सो 8.65 सेकंड, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अपोज पोजीशन वाला कॉम्बिनेशन। चलेगा ना, लेट्स मूव अहेड। फिर क्या दिया है, a 20 centimeter wide thin circular disc of mass 200 gram is suspended to a right support from a thin metallic string। a 20 centimeter wide thin circular disc of mass 200 gram is suspended to a rigid support from a thin metallic string। देखो मान लीजिए ये एक रिजिड सपोर्ट है ऐसा, यहां से हमने एक डिस्क को ऐसे अटैच किया है, दिस इज द डिस्क, ठीक है, दिस इज द डिस्क। इस डिस्क को क्या बोला है उन्होंने, 20 सेंटीमीटर वाइड है। अब 20 सेंटीमीटर वाइड है मतलब उसका डायामीटर है 20 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर है 20 सेंटीमीटर तो भैया रेडियस कितना होगा, उसको अगर मैं आर लिखता हूं तो आर वुड बी 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 इंटू माइनस 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ये क्या है, दिस इज रेडियस, ठीक है, रेडियस आर। आगे बोला है मास दिया देकर रखा है उन्होंने, मास कितना दिया है 200 ग्राम, सो 200 इंटू 10 टू द पावर -3 kg आई एम राइटिंग हियर। नेक्स्ट is suspended to a rigid support from a thin metallic string। By holding the rim of disc, the string is twisted through 60 डिग्री। अब मैं क्या करता हूं, इस डिस्क को ऐसे रोटेट कर रहा हूं। तो रोटेट जब करता हूं तो कितना एंगल से रोटेट करना है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब रेडियन में क्या हो जाएगा, दैट इज π/3 रेडियंस, ठीक है ना। आगे क्या बोला है, इट नाउ परफॉर्म्स एंगुलर ऑसिलेशंस ऑफ पीरियड 1 सेकंड। तो टाइम पीरियड भी देकर रखा है ऑसिलेशन का, t इज इक्वल टू 1 सेकंड। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेटेड इन द स्ट्रिंग अंडर द अनडैम्प्ड कंडीशन। आपको रिस्टोरिंग टॉर्क पूछा है, तो वी हैव टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। अब बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। अब देखो आई क्या होता है डिस्क के लिए, अगर वो सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट हो रहा है, सो वी नो भैया आई इज नथिंग बट एम आर स्क्वायर बाय 2। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, कैन ऑल्सो बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। चलेगा। नाउ ध्यान से देखो, मास है 200 ग्राम्स, दैट इज 200 इंटू 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस कितना दिया है, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है 10 इंटू 10 टू द पावर -2, तो उसको मैं लिख रहा हूँ उसका स्क्वायर, दैट इज 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर 10 टू द पावर -4 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय, इसको थोड़ा सा जगह बनाने के लिए मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चल
अब डिवाइड बाय 2 जैसे का वैसा। नाउ ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टी का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा एंड थीटा इज वी हैव पाई/3। अब देखो इजी हो गया कैलकुलेशन, 2 1 जा 2, यहाँ से ये आ गया 100, 100 इज नथिंग बट 10⁻²। तो देखो ये 10⁻² और ये 10⁻², ये हो गया 10⁻4, 10⁻4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा। फिर हमारे पास बचता है 10⁻³ तो मैं यहाँ पर इसको लिखते चल रहा हूँ। तो वी हैव 10⁻³ लेफ्ट मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखिए 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड टी कितना दिया है 1 सेकंड, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। सो वी ओनली हैव 4 पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय 3, दैट इज वी हैव। नाउ वी हैव 4/3 इंटू पाई का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3। अब देखो 4/3 को मैं जैसे का वैसे ही रख रहा हूँ, पाई⁻³ है, यहाँ पर हमें दिया है पाई⁻³ को कितना कंसिडर करना है, डायरेक्टली हम 31 कंसिडर कर लेते हैं एंड मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3। सो दिस वुड बी 31 को 3 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं करके देख रहा हूँ। तो 31 इज डिवाइडेड बाय 3, 3 10 जा 31.0, ये होगा 10.333 ऐसे चलते रहेगा। सो आई एम राइटिंग दिस 4 इंटू 10.33 अगेन इंटू 10⁻⁻3। तो 4 3 जा 12, 2 1 4 3 जा 12 प्लस 1 13 अगेन 3, राइट, यस वी हैव 1 4 0 0, वी हैव 1 4 1 जा 4। तो 41.32 इंटू 10⁻⁻3, अगर मैं डेसिमल को शिफ्ट कर लूँ 10⁻⁻3 को रिजॉल्व करने के लिए, तो दैट वुड बी 0.04132 न्यूटन इंटू मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क एक्टिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर डिस्क। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। दिस इज अवर आंसर, जो हमारे आंसर से भी मैच हो रहा है, ठीक है, गिवन आंसर से। चलिए अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वी हैव वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 22। लास्ट वाज क्वेश्चन नंबर 21, राइट। Find the number of oscillation performed per minute by a bar magnet vibrating in the plane of a uniform field of 1.6 into 10⁻⁻5 Weber per meter square. The magnet has moment of inertia 3 into 10⁻⁻6 kg per meter square and magnetic moment is 3 ampere meter square. देखो क्या करना है, सिंपल सी बात है। अगर मैं गिवन डेटा लिख लूँ तो सबसे पहले हमें पूछा है उन्होंने फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ सेकंड, पर मिनट पूछा है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसको, पहले तो फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी जनरली हमारी हर्ट्ज में होती है, उसको अगर आप 60 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो फ्रीक्वेंसी पर मिनट मिल जाएगी। चलो, सो फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म पर मिनट बाय द मैग्नेट। और क्या दिया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोला है। सो बी की वैल्यू उन्होंने देकर रखी है विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻5, हियर इट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। द मैग्नेट हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई भी डायरेक्टली देकर रखा है 3 इंटू 10⁻⁻6 kg पर मीटर स्क्वायर एंड मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज ऑल्सो गिवन विच इज 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब इससे सिंपल क्या ही फॉर्मूला होगा, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ दिस इज आई अपॉन म्यू बी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू बी अपॉन आई, चलेगा। सो n इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो 2 पाई जैसे का वैसा, अंडर रूट में म्यू की वैल्यू देकर रखिए विच इज 3, सो 3 इंटू बी की वैल्यू इज 1.6 इंटू 10⁻⁻5, सो 1.6 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय आई इज हाउ मच, 3 इंटू 10⁻⁻6, 3 इंटू 10⁻�6। अब देखो 3 3 कैंसिल हो गया, 10⁻⁻5 यहाँ से चले जाएगा तो बचेगा -1, ये ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻+1 दैट इज 16। सो n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एंड अंडर रूट ऑफ 16, जब बाहर आ जाएगा तो वो हो जाएगा 4। सो n इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 पाई, दैट इज 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो n इज नथिंग बट 2 बाय पाई हर्ट्स। ठीक है, दिस इज ऑसिलेशंस पर सेकंड। वी हैव टू फाइंड ऑसिलेशन पर मिनट। अब उसको कैसे फाइंड करना है,
तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखो दिस इज फर्स्ट पार्ट. नाउ आई एम फाइंडिंग ऑसिलेशंस पर मिनट is n is equal to given oscillation in terms of hertz multiplied by 60. So 2 upon pi into 60. तो अगर आप इसको करोगे सो योर वैल्यू विल बी नियरली जो आपका दिया है ना 38.19, सो इतना आ जाएगा. सो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ 38.2 ऑसिलेशंस पर मिनट. ठीक है, दिस इज अवर आंसर. चलेगा. नाउ लेट्स सी वन क्वेश्चन फ्रॉम सीईटी. यहाँ पर क्या दिया है, द टाइम पीरियड ऑफ अ बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज टी. It is cut into two equal halves by cutting it parallel to its length. Then the time period of each part in the same field is. देखो बहुत ध्यान से समझो, ये हमारे दो पोल्स हैं. शुरुआत में मान लीजिए हमारा जो बार मैग्नेट था वो इतना था, ऐसे उसकी लेंथ थी L, उसका जो मास है वो है M. तब इसका टाइम पीरियड T, जो उसका जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है वो है T, विच इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ, हम जानते हैं वो क्या होता है, I अपॉन म्यू बी. ये पहले का टाइम पीरियड है. अब उन्होंने क्या किया है, इस पर्टिकुलर बार मैग्नेट को अलोंग द लेंथ पैरेलली कट किया है. तो कट करने के बाद इसके ऐसे दो पीसेस बन जाएंगे, और उसमें से अगर आप हर एक पीसेस को देखोगे, लेट्स से दिस इज फर्स्ट पीस, ये दिस इज फर्स्ट पीस, और ये है हमारा सेकंड पीस. ठीक है. तो उन्होंने पूछा है व्हाट वुड बी द टाइम पीरियड ऑफ ईच पार्ट इन द सेम फील्ड. तो अगर मैं सिर्फ पहले वाले को यहाँ पे रखता हूँ, दूसरे वाले को हटा देता हूँ, तो टाइम पीरियड कितना होगा, या सेकंड को भी रखूंगा तो उतना ही टाइम पीरियड आएगा क्योंकि दोनों सेम है. तो हमें अगर पहले का टाइम पीरियड T1 है, जो जिसे T लिखा है, तो अब हमें T2 फाइंड करना है. चलेगा. अब देखो कैसे फाइंड करेंगे. तो हम जानते हैं भैया टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I अपॉन म्यू इंटू बी. पहले का जो टाइम पीरियड था उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 कंसिडर कर रहा हूं मैं, और जो पर्टिकुलर डाइपोल मोमेंट है उसको म्यू 1 कंसिडर कर रहा हूं. नाउ आफ्टर कटिंग जो I की वैल्यू है उसको I2 लिखना पड़ेगा. I2 भी कितना होता है, ml²/12, क्योंकि अब ब्रेथ का कोई काम है नहीं, लेंथ ही दिया है. तो यहाँ पर लेंथ नहीं चेंज हो रही है, बार मैग्नेट की लेंथ उतनी है, बट हाफ में कट होने के कारण उसका मास चेंज हो जाएगा. अब मास भी कितना होगा, तो टोटल मास का हाफ हो जाएगा. इसलिए I2 वुड बी m/2 इंटू L² डिवाइडेड बाय 12. तो इसको मैं लिख सकता हूं कि माई I2 इज 1/2 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, या फिर आप I1 लिखना चाहो तो I1 भी लिख सकते हो. चलो काम करते हैं, पहले I था तो I ही रख देते हैं. ठीक, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ये हो गया भैया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब रही बात मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, तो पहले डायपोल मोमेंट कितना था, म्यू. अब क्या कर दिया है, मैग्नेट को आपने हाफ में डिवाइड कर लिया, तो उसकी जो डायपोल मोमेंट है वो भी हाफ हो जाती है. ठीक है. सो अगर न्यू डायपोल मोमेंट को मैं म्यू डैश लिख रहा हूं, सो दैट वुड बी μ/2. इसको भी आपको याद रखना है. तो चलिए टाइम पीरियड फाइंड करते हैं. इनिशियल टाइम पीरियड वॉज T, नया टाइम पीरियड को मैं T2 लिख रहा हूं. सो T2 क्या हो जाएगा, फिर यहां लिखते हैं इसको. तो T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, या फिर I डैश, दैट इज I/2, I अपॉन 2 इंटू म्यू की वैल्यू भी कितनी है, μ/2, म्यू डैश कितना है, μ/2 इंटू बी. ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा है क्या, I अपॉन म्यू इंटू बी. ये जो पर्टिकुलर T2 का एक्सप्रेशन है, दिस कम्स आउट टू बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ I अपॉन म्यू बी. इफ यू सी दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन बोथ आर सेम, इट मीन्स यूर T2 इज नथिंग बट T. तो अगर आपने हाफ कर दिया ना मैग्नेट को अलॉन्ग इट्स लेंथ, तो भी टाइम पीरियड सेम ही रहने वाला है. सो आवर आंसर वुड बी बी. चलेगा. सो ये सारे जो टॉपिक थे या क्वेश्चंस थे, दे वर वेरी इजी, और यहाँ से अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए. अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जहां पर हम पढ़ेंगे SHM रिगार्डिंग स्प्रिंग मैकेनिज्म और कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग को.